हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पेडियाट्रिक्स इमरजेंसी एंड रिसक्सेशन। मतलब कि पेडियाट्रिक्स मतलब बच्चों में अगर एकाएक कोई बीमारी होती है, जैसे कि इंजरी हो गया, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या एकाएक बच्चे बेहोश हो गए, या उनको क्या कपकपी आके वो ज़मीन पे गिर गए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मेजर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या है बच्चों का? तो इंजरी के कारण मेनली बच्चे क्या होते हैं, मरते हैं। तो इंजरी मेनली कैसे होता है? मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो मोस्ट कॉमन है मोटर व्हीकल रिलेटेड इंजरी। मतलब क्या है कि वो मोटर व्हीकल से टकराते हैं और गिर जाते हैं। तो मोटर व्हीकल नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो या तो स्पीड में चलाएंगे, या एग्रेसिव ड्राइविंग करेंगे, या अल्कोहल पी के कर रहे हैं। तो ये सब के कारण क्या होता है, ये एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे तो आजकल लोग बाईसाइकिल में हेलमेट पहन के चलाते हैं, तो हेड इंजरी से बच जाता है। लेकिन मेनली द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ व्हेन बाईसाइकिल इज स्ट्रक बाई ए कार। लेकिन ये एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है जब बाईसाइकिल किससे स्ट्रक करेगा? कार से। तो मेनली इंजरी रिलेटेड में मोटर व्हीकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर बच्चे 5 साल से यंगर हैं तो और उनमें ये ड्रोनिंग मतलब पानी में डूबने के चांसेस के कारण भी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड मेजर कॉज है क्या? ड्रोनिंग। सेकंड मेजर कॉज क्या है? ड्रोनिंग। और थर्ड मेजर कॉज ऑफ डेथ इन एडोलसेंस। मतलब कि सेकंड मेजर कॉज है यंगर देन 5 ईयर्स ओल्ड का ड्रोनिंग, मतलब पानी में डूबना। और थर्ड मेजर कॉज है एडोलसेंस के लिए। ठीक है, एडोलसेंस के लिए थर्ड, और यंगर देन 5 ईयर्स के लिए सेकेंड। क्या मेजर कॉज ऑफ डेथ? क्या? तो ड्रोनिंग। ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? तो CPR, सी से कार्डियो, पी से पल्मोनरी, आर से रिसक्सेशन। हम बाय स्टैंडर्ड जो हम हैं वो हमें क्या करना चाहिए? CPR करना चाहिए। तो CPR से हम डेथ परसेंटेज बहुत घटा सकते हैं। अप्रॉक्स 70% डेथ आउटकम हम कम कर सकते हैं। ठीक है। तो अप्रोच कैसे करेंगे? तो अप्रोच करने के लिए हमें यहाँ पर सिखा रहा है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? तो मेनली इसमें 3 असेसमेंट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी ये कब करेंगे? जब इमरजेंसी मेडिकल असेसमेंट हो जाए उसके बाद। तो अब ये होता क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कहीं पर कोई इंजरी हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले जनरल असेसमेंट क्या करेंगे? ये देखेंगे कि वो जो एरिया है, वो जो सीन है, वो सर्कमस्टांसेस है, वो सही है कि नहीं है। जैसे कि कहीं पर फायर लगा हुआ है या इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो हम पेशेंट को वहाँ पे तो इलाज नहीं करने लगेंगे, उसमें हमें भी खतरा है और पेशेंट को भी खतरा है। तो सबसे पहले हम सेफ़ इन्वायरमेंट खोजेंगे। ठीक है। तो पहले सेफ इन्वायरमेंट मिल गया, हमें लग गया कि हाँ सेफ इन्वायरमेंट है। और एक ध्यान रखेंगे, सेफ इन्वायरमेंट पे जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके सर्विकल स्पाइन प्रोटेक्शन का मेन ख्याल रखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक रिपीट असेसमेंट करेंगे। रिपीट असेसमेंट मतलब एक बार ऊपर से नीचे देखेंगे कि उसमें कुछ ये क्या क्या गड़बड़ी है, सही से है कि नहीं है। ठीक है। जनरल अपीयरेंस सही है कि नहीं, कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन सही है कि नहीं, ये इसमें हम बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, विद इन ए फ्यू सेकेंड ये देखेंगे। और क्या क्या देखेंगे? तो मेनली देखेंगे जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में क्या देखेंगे? तो याद करने का तरीका, कार्ट, सी से कलर, ए से अलर्टनेस, आर से रिस्पॉन्सिवनेस और टी से टोन। ये चारों देखेंगे। तो क्या? CART, कार्ट, कलर, अलर्टनेस, आर से रिस्पॉन्सिवनेस और टी से टोन। ठीक है। अब देखेंगे जनरल अपीयरेंस देख लिए, उसके बाद क्या देखेंगे? एडिक्वेंसी ऑफ ब्रीदिंग, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहा है, कंफर्टेबल ब्रीदिंग ले रहा है, या उसको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर क्या देखेंगे? तो देखेंगे एडिक्वेंसी ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हम क्या देखेंगे? तो PCM, पी से पैलर, सी से साइनोसिस, आर से एम से मोल्टिंग। ये तीनों चीज़ देखेंगे। शरीर पीला तो नहीं पड़ रहा है, ब्लू तो नहीं पड़ रहा है। ब्लू क्यों? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो शरीर में साइनोसिस होने का डर है, और मोल्टिंग तो नहीं हो रहा है। ठीक है। अब इतना चीज़ चेक कर लिए। ABC ऑफ लाइफ, इसको बोला जाता है लाइफ का ABC को चेक करना है। ए से अपीयरेंस या एयरवेज, बी से ब्रीदिंग और सी से सर्कुलेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे? इतना देख लेने के बाद विद इन ए फ्यू सेकेंड हम चेक करेंगे कि जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं।
तो हम उससे टच करके 3 बार पूछेंगे आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम तुरंत किसी को कहेंगे इमीडिएटली हेल्प करने के लिए, ठीक है। और कॉल करने के लिए किस पे, तो ये हेल्थ केयर पे। सबका अलग अलग होता है, जैसे अमेरिका में 911 पे कॉल किया जाता है, ठीक है। और किसी को कहेंगे कि एक्टिवेट करो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, और लोकेट करेंगे क्या, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये एक मशीन है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ये लाइट कैरी मशीन है, हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, और इसके द्वारा क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। अब हम क्या चेक करेंगे, तो ब्रीदिंग चेक करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो पहले हम प्रोवाइड करेंगे 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग, ठीक है। लेकिन अगर किसी का हार्ट रेट बिलो 60 हो, ठीक है, और पल्स नहीं हो, तो हम सब क्या करेंगे, इमीडिएट स्टार्ट करेंगे CPR। अब CPR कैसे करेंगे, तो पहले ये जो नोट्स है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक रिस्पॉन्सिवनेस, आर यू ओके 3 टाइम्स बोल दिए कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे, आर यू ओके 3 बार पूछेंगे। अगर अनरिस्पॉन्सिव रहेगा तो सॉर्ट आउट करेंगे हेल्प के लिए, और एक्टिवेट करेंगे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, और लोकेट करेंगे ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब ये देखते हैं चार्ट बना के दिया हुआ है, ठीक है। अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ गैस्पिंग कर रहा है, तो किसी को भेजेंगे कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट करे और AED को गेट लाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लोन रेस्क्यूअर, अगर रेस्क्यूअर लोन है तो सबसे पहले क्या देखेगा कि सडन कोलैप्स तो नहीं हुआ है, और वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा किसको, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को या AED को, ठीक है। अब पल्स चेक करेगा, डिफिनिट पल्स कितने सेकंड में, हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, 10 सेकंड में करेंगे, उसको ये मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। अगर पल्स डिफिनिट है, ठीक है, तो गिव 1 ब्रेथ एवरी 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड हम कैसे काउंट करेंगे, 1 to 3 नहीं, 1001 1001 1002 1003, उसके बाद हम एक ब्रीदिंग देंगे, ठीक है। एड कंप्रेशन करेंगे ई पल्स बिलो 60, ठीक है, विथ पुअर परफ्यूजन, तो हम क्या देंगे, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन देंगे, और इसे पल्स एवरी 2 मिनट, और पल्स को हमेशा 2 मिनट पे चेक करते रहेंगे। चेक पल्स की है लेकिन कोई पल्स नहीं है, तो अगर एक रेस्क्यूअर है, मतलब एक दे रहा है, बचा रहा है, तो वो 30 कंप्रेशन करेगा और 2 ब्रीदिंग, ये ऐसा 2 मिनट तक करेगा, ठीक है। अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 15 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, फिर एक क्या करेगा रेस्क्यूअर, 15 ये कंप्रेशन करेगा और 2 ब्रीदिंग करेगा, फिर दूसरा रेस्क्यूअर फिर 15 और 2 ब्रीदिंग, ऐसे चलते रहेगा। आफ्टर अबाउट 2 मिनट एक्टिवेट करना है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को, और गेट AED इफ़ नॉट अर्ली डन। अगर AED को आप एक्टिवेट नहीं किए हैं तो AED को जल्दी से एक्टिवेट कीजिए। उसके बाद चेक कीजिए रिदम, ठीक है। अगर शॉक केवल है तो 1 शॉक दीजिए, फिर CPR दीजिए 2 मिनट तक। अगर शॉक केवल नहीं है तो वही CPR को क्या कीजिए, कंटिन्यू रखिए 2 मिनट तक, फिर चेक कीजिए कि सही हुआ कि नहीं सही हुआ, ठीक है। अभी पता रहते हैं कि 3 असेसमेंट करना पड़ेगा जनरल असेसमेंट के बाद। तो प्राइमरी असेसमेंट में क्या होता है, प्राइमरी असेसमेंट में होता है कि ये एक ब्रीफ थोड़े समय के लिए होता है, हैंड्स ऑन असेसमेंट ऑफ कार्डियो परमोली एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड स्टेबिलिटी। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो पेशेंट है वो कार्डियो परमोली और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन उसका स्टेबल है कि नहीं है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, दिस असेसमेंट इंक्लूड ए लिमिटेड फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, वाइटल साइन का इवालुएशन करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स ऑक्सीमीटर क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या देखते हैं, तो 3 A B C D E 5 चीज़ देखते हैं। A से एयरवेज, B से ब्रीदिंग, C से सर्कुलेशन, D से डिसेबिलिटी, E से एक्सपोजर, ये 5 देखते हैं। तो गोल क्या है, तो गोल ये है कि हम लाइफ थ्रेटनिंग एबनॉर्मलिटी से उसे बचा सके, और क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि क्या एबनॉर्मलिटी हुई है बच्चे में, ठीक है। इन पीडियाट्रिक्स नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर एज के अनुसार चेंज करता है, ठीक है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब सर्वर स्टैंडर्ड प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। पहला क्या है, नो चाइल्ड रेस्पिरेटरी रेट शुड बी ग्रेटर देन 60 ब्रीथ्स पर मिनट।
मतलब कोई भी चाइल्ड का रेस्पिरेटरी रेट 60 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा नहीं होता है। नॉर्मल हार्ट रेट इज़ 2 to 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। मान लीजिए 60 है तो हार्ट रेट कितना होगा 120 या 180 के बीच में। ए सिंपल गाइड फॉर पेडियाट्रिक्स ब्लड प्रेशर इज द लोअर लिमिट ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का लोअर लिमिट होगा जैसे कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 mmHg फॉर नियोनेट्स। ये हमें याद करना पड़ेगा। नियोनेट्स के लिए कितना होता है 60 या 60 से ज़्यादा, ठीक है। 1 मंथ से 1 ईयर तक 70 या 70 से ज़्यादा। और उसके बाद 10 साल के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 70 + 2 × एज। मतलब अगर एज कितना है 4 साल का है तो 70 + 2 × 4 मतलब 78 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे 10 साल तक का देखेंगे। और ग्रेटर देन अगर 10 ईयर्स होगा तो 90, तो पता है सिस्टोलिक, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पर अब कुछ टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है दिया हुआ है, हार्ट रेट दिया हुआ है, ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट दिया हुआ है। तो रेस्पिरेटरी रेट प्री मैच्योर बेबी का सबसे ज़्यादा होता है और एडल्ट का कम होता है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं जैसे जैसे हम एडल्ट की ओर जाते हैं हमारा रेस्पिरेटरी रेट घटता है। ब्लड प्रेशर अपोजिट, जैसे जैसे हम एडल्ट की ओर जाते हैं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और ये हार्ट रेट भी घटता है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट हार्ट रेट दोनों घटते हैं लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ABPU न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, ये आगे हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ए से अवेक, भी से क्या होता है, तो भी से हम चेक करेंगे पहले ए से हम क्या चेक करेंगे, तो चाइल्ड अवेक है कि नहीं, जगा हुआ है कि नहीं, अलर्ट है कि नहीं, इंटरेक्टिव है कि नहीं पेरेंट्स के साथ। भी से क्या चेक करेंगे कि जब हम वॉइस देते हैं तो ये चाइल्ड रिस्पॉन्स करता है कि नहीं। पी से हम देखेंगे कि कहीं पेनफुल स्टिमुलेशन, मतलब हम पिंच करेंगे कि उसको दर्द तो नहीं कर रहा है। यू से क्या देखेंगे कि बच्चा अनरिस्पॉन्सिव तो नहीं है स्टिमुलाई का। तो यही मेन एम रहता है ABPU का असेसमेंट का, ठीक है। अब ये ग्लास्को कोमा स्केल मेनली 3-4 चीज़ें इसमें देखना पड़ता है। आई ओपनिंग हो रहा है कि नहीं, इसमें हमें स्केलिंग देते हैं, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। स्केलिंग अगर आई ओपनिंग में अगर वो आई ओपनिंग नहीं स्पॉन्टेनियस मतलब वो ओपन है तो 4, वॉइस पे ओपन कर रहा है तो 3, पेन दर्द के साथ ओपन कर रहा है तो 2 और ओपन नहीं कर रहा है तो 1। ऐसे हम उसको पॉइंटिंग करेंगे वर्बल रिस्पॉन्स में, ठीक है। अगर बच्चे क्या कर रहे हैं ओरिएंटेड है, ठीक है, तो 5 देंगे। कंफ्यूज हैं तो 4 देंगे। इनअप्रोप्रिएट हैं तो 3, इनकम्प्रिहेंसिबल तो 2 और कुछ नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो 1 देंगे, ठीक है। इन्फेंट ये ओल्डर के लिए। और अगर इन्फेंट या यंग चल रहे है तो अगर अप्रोप्रिएट मैंने अच्छा से बोल रहे हैं, हंस रहे हैं तो 5 देंगे। हमेशा चिल्ला रहे हैं तो 4 देंगे। इरिटेबल होंगे तो 3 देंगे। रेस्टलेस होंगे तो 2 देंगे और कुछ नहीं होंगे तो 1 देंगे, ठीक है। मोटर रिस्पॉन्स में ये देखेंगे कि वो हमारे जो हम उनको ये बोल रहे हैं उसको वो ओवे कर रहे हैं कि नहीं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं तो 6, पेन के साथ कर रहे हैं तो 5, विथड्रॉ मना कर रहे हैं तो 4, फ्लैक्शन कर रहे हैं तो 3, एक्सटेंशन कर रहे हैं तो 2 और कुछ नहीं कर रहे हैं तो 0, ठीक है। टैकीकार्डिया इज द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ द शॉक। याद रखिएगा मोस्ट रिलायबल साइन क्या होता है, टैकीकार्डिया होता है। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एयरवेज और ब्रीदिंग। ABCD ई था ना। मोस्ट कॉमन प्रिसिपिटेटिंग इवेंट ऑफ द कार्डिक इनस्टेबिलिटी इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन इज रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन प्रिसिपिटेटिंग इवेंट क्या होता है कार्डिक इनस्टेबिलिटी का, तो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। A healthy patient airways is open unobstructed। हेल्दी जो पेशेंट रहेगा ना उसका एयरवेज क्या रहेगा, ओपन रहेगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन होगा बिना कोई आवाज़ का इफर्ट्स का, ठीक है। ए मेंटेनेबल एयरवेज इज वन दैट इज आइदर ऑलरेडी पेटेंट और कैन बी मेड पेटेंट विथ ए सिंपल मैन्यूअल। या तो अपने आप हम मेंटेन करेंगे कैसे, या तो खुद हो जाए या हम उसे मेंटेन करेंगे सिंपल मैन्यूअर से, ठीक है। अब क्या कह रहा है,
सबसे पहले टू एसेस द एयरवेज पेटेंसी को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिसन करेंगे ब्रेथ साउंड। ठीक है, पहले तो देखेंगे कि चाइल्ड का चेस्ट और एब्डोमेन अच्छे से मूव कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हम ब्रेथ साउंड सुनेंगे, फील करेंगे मूवमेंट ऑफ एयर। चाइल्ड का माउथ देखेंगे, नोज देखेंगे। अगर एब नॉर्मल साउंड आ रहा है जैसे कि स्नोरिंग, स्ट्राडियोल, या ब्रीदिंग लेने में उसको बहुत इफर्ट करना पड़ रहा है, या एपनिया हो रहा है, तो हम समझेंगे कि ये सब एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन का सिम्टम है। अगर एविडेंस होगा कि एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, रिलीफ करने का प्रयास करेंगे। तो हेड को क्या करेंगे, स्नीप पोजीशन में करेंगे, मतलब थोड़ा सा हेड को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा, पूरा नहीं, जिससे क्या होगा, एयरवेज थोड़ा ओपन होगा। ठीक है। असेसमेंट ऑफ ब्रीदिंग इंक्लूड इवालुएशन ऑफ चाइल्ड्स रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी एफर्ट, एबनॉर्मल साउंड, पल्स ऑक्सीमीटर। तो असेसमेंट में क्या क्या होगा कि चाइल्ड का रेस्पिरेटरी रेट सही हो, रेस्पिरेटरी एफर्ट सही हो, एबनॉर्मल साउंड सही हो, और पल्स ऑक्सीमेट्री नॉर्मल हो। नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, कंफर्टेबल होता है चाइल्ड, क्वाइट होता है, और ये सभी एज के लिए सेम होता है। एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इंक्लूड एपनिया, मतलब ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, या स्लो हो रहा है, ब्रेदिपनिया, या फास्ट हो रहा है तो टैकिपनिया। ठीक है। तो क्या है, ब्रेदिपनिया एंड इरेगुलर रेस्पिरेटरी पैटर्न रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। क्या इसको चाहिए, अर्जेंट अटेंशन चाहिए। ठीक है, क्या के लिए, ब्रेडिकैर्डिया के लिए। ठीक है, तो क्योंकि इसके कारण रेस्पिरेटरी फेल या एपनिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्यों ज़्यादा होता है, तो साइन ऑफ इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट इंक्लूड नसल फ्लेयर करने लगेंगे, ग्रंटिंग करने लगेगा, चेस्ट और मसल का रिट्रैक्शन बढ़ जाएगा, हेड बोबिंग करने लगेंगे, सीसॉ रेस्पिरेशन होगा। याद रखिएगा कौन सा रेस्पिरेशन, सीसा रेस्पिरेशन। और पल्स ऑक्सीमीटर में हेमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन का डिसेचुरेशन शो करने लगेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, सेंट्रल साइनोसिस इज द साइन ऑफ सीवियर हाइपोक्सिया। सेंट्रल साइनोसिस अगर हो गया तो वो क्या का ये सिम्टम है, सीवियर हाइपोक्सिया का। इंडिकेट इमरजेंट नीड फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंट, मतलब इस तो हमें क्या करना चाहिए, अगर पता चल गया कि हमें सेंट्रल साइनोसिस है तो हमें तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई करवाना चाहिए। ठीक है। अब सर्कुलेशन में क्या है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन इज एसेस बाई क्या क्या से, PCM, पैलर साइनोसिस, और इसे हम क्या चेक करते थे, याद कीजिए, तो वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सर्कुलेशन चेक करना है। तो स्किन का कलर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, हार्ट रेट कैसा है, हार्ट रिदम कैसा है, पल्सेस कैसे हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम, और ब्लड प्रेशर। तो आपको तो ये स्किन कलर तो पता चल जाएगा देख कर ही, टेम्परेचर थर्मामीटर से। और हार्ट रेट कैसे पता चलेगा, तो पल्स को काउंट करके, हार्ट रिदम, पल्सेस, कैपिलरी रिफिल टाइम आप कैसे देखिएगा, तो अपने नेल के पास क्या कीजिए, प्रेस कीजिए और उसको तुरंत ओपन कीजिए, छोड़ दीजिए, देखिए उसका रिकवरी टाइम कितना होता है, लेस देन 2 सेकेंड है तो सही है। ठीक है, इसका सिम्टम क्या क्या है, तो मोल्टिंग, पैलर, डिले कैपिलरी रिफिल जो पहले हम बता चुके हैं, साइनोसिस, पुअर पल्सेस, कूल एक्सट्रीमिटीज, ये सब क्या का साइन है, तो आपका परफ्यूजन कम हो गया है और जो कार्डिक आउटपुट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसमें से सबसे अर्लीस्ट और मोर रिलायबल साइन क्या है, शॉक का, टैकीकार्डिया, पहले ही बता दिए थे। अब आते हैं डी में क्या था, डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है, तो टू ए चाइल्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, मतलब इसमें क्या होता है, चाइल्ड का न्यूरोलॉजिकल फंक्शन चेक होता है। ठीक है, मीन्स इन द टर्म ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और कॉर्टिकल फंक्शन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कैन बी डन क्विकली। कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। और कैसे, तो पॉपुलरी रिस्पॉन्स टू द लाइट, तुम्हारा जो पिपुलरी है आई का वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है लाइट से। एंड यूज आइदर द स्टैंडर्ड स्कोर यूज इन पेडियाट्रिक्स, और स्टैंडर्ड स्कोर इसी में यूज होता है क्या, जो अभी पढ़े थे, ABPU पेडियाट्रिक्स रिस्पॉन्स स्केल और ग्लासगो कोमा स्केल, इसी में डिसेबिलिटी में ही ये दोनों स्केल हम यूज करते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द कॉजेज ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रेन आर न्यूमरस, कॉजेज बहुत सारे कारण होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली एन इल और इंज्यूर्ड चाइल्ड हैज़ एन अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस,
बहुत बच्चे का क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज, सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज और बोथ। मतलब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ख़राब क्यों होता है? क्यों? या तो रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज हुआ होगा, सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज हुआ होगा, या दोनों हुआ होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम क्यों हो जाता है? तो या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती होगी, हाइपोक्सिया, या हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता होगा, हाइपरकार्बिया, या हमारे शरीर में ग्लूकोज कम हो जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, या किसी ड्रग्स का ओवरडोज हो जाए, या पॉइजनिंग हो जाए, या ट्रॉमा, सीजर, इन्फेक्शन, शॉक, ये सब के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज करता है। ठीक है। अब क्या कर रहा है, ABPU, ये क्या है, पेडियाट्रिक स्केल क्या को करता है, तो ये चेक करता है दोनों को, किसको, द चाइल्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को और सेरिब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन को, ये दोनों को ये चेक करता है। ग्लासगो कॉमा स्केल किसको चेक करता है, तो ग्लासगो कॉमा स्केल हैज़ नॉट बी वैलिडेटेड एज ए प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग सिस्टम फॉर इन्फेंट। ये जो कॉमा स्केल है GCS, ये बच्चों के लिए नहीं होता है, यंग चिल्ड्रन के लिए नहीं होता, लेकिन ये किसके लिए होता है, एडल्ट के लिए होता है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। पहला कंपोनेंट में क्या है, इंडिविजुअल स्कोर्स फॉर आई ओपनिंग। 3 कंपोनेंट होते हैं, एक आई ओपनिंग का, एक वर्बल रिस्पॉन्स का, एक मोटर रिस्पॉन्स का, जो हम कुछ देर पहले ही पढ़ चुके हैं। इन तीनों को मिला के मैक्सिमम 15 पॉइंट होता है। ठीक है। अगर लेस देन 8 पॉइंट हुआ, इसका मतलब कि एग्रेसिव मैनेजमेंट की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ एयरवेज एंड ब्रीदिंग। मतलब कि अगर लेस देन 8 हुआ तो हमें एग्रेसिव मैनेजमेंट करना चाहिए। एग्रेसिव मैनेजमेंट के में क्या क्या आएगा, तो एयरवेज और ब्रीदिंग को क्या करना, स्टेबलाइज करना, किससे, इंडोट्रैकियल इंटुबेशन से और मैकेनिकल वेंटिलेशन से। इफ इंडिकेटेड, प्लेसमेंट ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस, अगर इंडिकेट किया गया तो हम ICP भी मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। फुल आउटलाइन ऑफ अनरिस्पॉन्सिवनेस, जिसको FOUR4 कहा जाता है स्कोर, इज अनदर असेसमेंट। पहला तो क्या था, तो ABPU सही है, दूसरा GCS, और तीसरा हम ये 4 स्कोर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ABCD। अब E का बारी आया। E से क्या था, एक्सपोजर। ये फाइनल असेसमेंट होता है प्राइमरी का। पेडियाट्रिक्स प्राइमरी असेसमेंट में हम क्या करते हैं, ABCD और E देखते हैं। A से क्या था, एयरवेज, B से ब्रीदिंग, C से सर्कुलेशन, D से डिसेबिलिटी और E से एक्सपोजर। ये 5 चीज़ हम प्राइमरी असेसमेंट में देखते हैं। ठीक है। तो एक्सपोजर क्या है, फाइनल कंपोनेंट है। एक्सपोजर स्टैंड फॉर ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें 2 ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रोवाइडर का। बोथ एक्सपोज द चिल्ड्रन टू एक्सेस फॉर प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड इंजुरी एंड कंसीडर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर इन ए कोल्ड इन्वायरमेंट एज ए पॉसिबल कॉज ऑफ हाइपोथर्मिया एंड कार्डियोपल्मोनरी इनस्टेबिलिटी। एक तो या तो उसको पहले से जो इंजरी है वो न वापस आ जाए, उसको एक्सेस करना है, और दूसरा कि ज़्यादा ठंडा इन्वायरमेंट में रहे तो उसको हाइपोथर्मिया या कार्डियोपल्मोनरी इनस्टेबिलिटी ना हो जाए। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। प्रोवाइडर शुड अनड्रेस द चाइल्ड। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को अनड्रेस करते हैं। तो किस लिए करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, ये देखने के लिए कि कोई पहले से इंजरी नहीं है, जैसे कि बर्न, ब्रूसिंग, ब्लीडिंग, ज्वाइंट लैक्सेरिटी और फ्रैक्चर, ये सब देखने के लिए करते हैं। ये पॉसिबल तो बच्चे का टेम्परेचर भी देखा जाता है। ऑल मैन्यूवर शुड बी परफॉर्म विद केयरफुली मेंटेनेंस ऑफ। सभी माने ABCD सब किया जाता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सर्विकल स्पाइन का प्रिकॉशन होना चाहिए, मैंने मेंटेन रखना चाहिए कि आपका स्पाइन इंजरी ना हो। ठीक है। अब आता है सेकेंडरी असेसमेंट। सेकेंडरी असेसमेंट में क्या है, तो ये होता है फॉर केयर प्रोवाइडर इन ए कम्युनिटी और आउट पेशेंट सेटिंग, ट्रांसफ़र ऑफ ए केयर ऑफ चाइल्ड। मतलब ट्रांसफ़र करना, मतलब वो जहाँ पर है वहाँ से हॉस्पिटल की ओर ट्रांसफ़र करना। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी असेसमेंट कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी असेसमेंट इंक्लूड फोकस्ड हिस्ट्री एंड फोकस्ड फिजिकल एग्जाम। अब सेकेंडरी असेसमेंट कैसे होगा, तो फोकस्ड हिस्ट्री पे और फोकस्ड फिजिकल एग्जाम पे जो प्राइमरी असेसमेंट में हो चुका है। ठीक है। तो हिस्ट्री शुड बी टारगेटेड टू इंफॉर्मेशन दैट कुड एक्सप्लेन कार्डियो रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन।
शुड टेक द फॉर्म ऑफ सैम्पल हिस्ट्री। अब इसमें हम कौन सा हिस्ट्री देखते हैं? सैम्पल हिस्ट्री। पहला तो इसमें आता क्या है, तो सेफ जगह से हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र करना। इसमें हम क्या देखते हैं? फोकस्ड हिस्ट्री और फोकस्ड फिजिकल एग्ज़ाम देखते हैं। अब इसमें क्या में देखा जाता है, तो सैम्पल हिस्ट्री। सैम्पल मतलब एस से साइन एंड सिम्टम, ए से एलर्जी, एम से मेडिकेशन, पी से पास्ट मेडिकल इलनेस, एल से लास्ट मील, टाइमिंग ऑफ लास्ट मील, ई से इवेंट लीडिंग टू दिस सिचुएशन। ठीक है, ये सब हम मेनली हम देखते हैं सेकेंडरी असेसमेंट में। फिजिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग सेकेंडरी असेसमेंट इज ए थ्रो हेड टू टो एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें आप क्या करते हैं? हेड से लेके टो तक हम एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, अब क्या है? तस्यली असेसमेंट में क्या होता है? ऑकर इन द हॉस्पिटल सेटिंग। अब बच्चा हॉस्पिटल में आ चुका है तो अब हॉस्पिटल सेटिंग को हम तस्यली असेसमेंट कहते हैं। प्राइमरी में सेफ जगह पे लाना, उसका असेसमेंट करना। सेकेंडरी में हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र करना। तस्यली में हॉस्पिटल सेटिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है? तो लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है, एक्सरे ये सब किया जाता है चाइल्ड के कंडीशन को देखने के लिए। और भी ब्लड केमिस्ट्री प्रोफाइल, CBC, लीवर टेस्ट, फंक्शन, मतलब सारे लैब टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर क्या है? तो पिक्चर समझ लीजिए, आ गया है तो समझ लेते हैं। ये पिक्चर है ओपनिंग द एयरवेज। देखिए, अगर आपने ये अपना ये पता चला कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है, तो बच्चे के हेड को थोड़ा क्या कीजिए, ये एक्सटेंड कीजिए और किस पोजीशन में लाइए? स्नीप पोजीशन में। वही लिखा हुआ है ओपनिंग द एयरवेज विद द हेड टिल्ट या चिन लिफ्ट मैन्यूवर। इसको कौन सा मैन्यूवर कहते हैं? चिन लिफ्ट मैन्यूवर। ये जो पिक्चर है उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि द इंडेक्स फिंगर ऑफ द रेस्क्यूअर जो बचा रहा है उसका इंडेक्स फिंगर ऑफ द रेस्क्यूअर अदर हैंड लिफ्ट द मैंडिबल अप आउटवर्ड व्हाइल लिफ्टिंग द चीन। क्या करना है? इंडेक्स से चीन को क्या करना है? ऊपर की ओर धकेलना है। ठीक है, और हाँ, ऊपर की ओर धकेलना है। हेड टिल्ट शुड नॉट बी परफॉर्म इफ द सर्विकल स्पाइन, और हेड टिल्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर सर्विकल स्पाइनिंग है तो हेड टिल्ट नहीं करना है, सिर्फ मैंडिबल को ऊपर की ओर लिफ्ट करना है। ठीक है, अब आ गया क्या? रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड फेल्यूर। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।